मैं जवानी में ही विधवा हो गई थी। ये गम मेरे लिए बहुत बड़ा था। यूं कहो कि इस दुख ने मेरी कमर तोड़कर रख दी थी तो भी गलत ना होगा। शादी के 8 साल बाद मेरा पति हार्ट अटैक से इस दुनिया से चल बसा तो ससुराल वालों ने उसे भी मेरी नाहुसत समझा और ये कहकर मुझे घर से निकाल दिया कि मनहूस औरत की हमारे घर में कोई जगह नहीं है। तड़पती रही और बोली, अगर आप लोग मुझे स्वीकार नहीं कर सकते तो मेरी बेटी को ही अपना लो। आपको तो पता है आपके बेटे की जान थी रिया में, मगर मेरे ससुराल वाले तो शायद ये भी भूल गए थे कि उन्हें भी मरना है और जो कुछ वो मेरे साथ कर रहे हैं उसके बारे में ऊपर वाला उनसे ज़रूर पूछेगा तो फिर वो क्या जवाब देंगे। मैंने उनकी हजारों मिन्नतें की, लाख रोने डाले, मगर उन्होंने मेरी बात ना मानी और रिया का हाथ मेरे हाथ में थमाकर धक्के मारकर मुझे घर से निकाल दिया था। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं अपने माँ बाप के घर वापस आ गई थी। मेरे 3 भाई थे और 3 भाभियाँ, फिर आगे उनकी औलाद भी थी। बाबा अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। माँ का तो बरसों पहले ही स्वर्गवास हो गया था। बाबा ने मुझे खुशी खुशी कबूल कर लिया, जबकि मेरे भाइयों की तो सांसें ही रुक गई थीं कि बहन घर पर आ गई है तो इसका खर्चा भी उठाना पड़ेगा। इनका रवैया मेरे साथ बहुत खराब था। भाभियों ने तो मुझे इंसान कहना भी छोड़ दिया था। तब बाबा कहने लगे कि मेरी बेटी की रक्षा की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। ऊपर वाले का धन्यवाद है कि मुझे हर महीने पेंशन के पैसे मिल जाते हैं, इसलिए तुम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी और उसकी बेटी का ख्याल खुद रख सकता हूँ। ये बातें सुनकर मेरे भाई ज़रा से नरम पड़ गए थे, मगर भाभियों के तेवर अभी भी खराब थे। कहने लगी कि रिया और दीदी आ गई हैं तो एक कमरा उन्होंने बुक करा लिया है। हमारे घर में तो पहले ही रहने की जगह नहीं है। इस चीज़ के जवाब में भी बाबा ही बोले थे। वो कहने लगे मेरी बेटी मेरे कमरे में रह सकती है। बाबा, मैं और रिया एक ही कमरे में रहने लगे थे। मैं देखती थी कि बाबा सारा सारा दिन खांसते रहते थे। उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी। वो बूढ़े हो चुके थे। एक दिन वो मुझे कहने लगे, मेरी बात सुनो। मैं उनके पास जाकर बैठ गई तो वो बोले, मेरे माथे पर झुर्रियां नजर आ रही हैं ना। उन्होंने ये बात इस तरह से कही कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगे, रोना मत, हिम्मत करो, मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है। अब मेरी बात तुमको बहुत गौर से सुननी है। तुम तो जानती हो कि मौत का वक्त तय नहीं होता, कोई जवानी में चला जाता है तो कोई बुढ़ापे में, मगर अब मुझे अपनी मौत साफ नजर आ रही है। मुझे पता है कि मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हें तुम्हारे घर विदा कर दूं। बाबा की ये बात सुनकर मैं तो घबरा ही गई थी। मैं बोली, यह नामुमकिन है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। बाबा कहने लगे, ठीक है, मत करो शादी, अपनी बेटी को यूं ही बदनाम होता देखती रहो। क्या मैं नहीं देखता कि तुम्हारे भाई और भाभी तुम्हारी नन्ही सी बेटी के साथ क्या सलूक करते हैं? अगर वो ऐसे ही माहौल में रही तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। वो कभी भी सर उठाकर जी नहीं पाएगी, हमेशा लोगों के जूते सीधे करती रहेंगी। क्या तुम्हें ये स्वीकार है? मैं बाबा की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, बाबा, अगर मैं दूसरी शादी करती हूँ तो क्या मेरा पति मेरी बच्ची को अपनाएगा? वो भी तो सारी जिंदगी मेरी बच्ची पर जुल्म ही करेगा ना। बाबा कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढूंगा ही नहीं, मैं सोच समझकर फैसला करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बेटी की खातिर शादी कर लो। मैं बाबा की बातें सुनकर चुप ही रही थी। सच कहूं तो मैं अपनी बेटी की ही वजह से शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि सौतेला बाप मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करने वाला था। वो एक निवाला के बदले उसे कितने ताने देने वाला था। ये सब बातें सोच सोच कर मेरा दिल घबराता रहता था, मगर जब अपने भाइयों और भभियों के माथे पर सलवटें देखती तो भी मेरा दिल बैठने लगता था। मेरे बाबा से कई बार कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मगर बाबा ने मुझे कस्में देकर मना ही लिया था और इस तरह बाबा के स्वर्गवास से 2 हफ्ते पहले ही मैं सचिन की पत्नी बनकर घर आ गई। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी रिया को हमेशा हर चीज़ में आगे रखेगा और उसका ख्याल रखेगा, उसे बेटियों सम्मान देगा। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आया था। मुझे पता है कि लोग शुरू शुरू में कसम वादे करते ही हैं, मगर बाद में वो ये बातें बोल जाते हैं। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान रहती थी। मुझे ये भी समझ नहीं आती थी कि क्या मेरी बेटी एक अनजान आदमी को अपने बाप की तरह स्वीकार करेगी भी या नहीं। मैं यही बातें सोच सोच कर दुखी होती रहती थी। सचिन ने मेरी परेशानी देखी तो वो कहने लगा, तुम परेशान होना छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मगर मेरा दिल कहाँ बहेलता था।
फिर मैंने महसूस किया कि सचिन एक अच्छा इंसान है। वो रिया के साथ अपना रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। कभी रिया के लिए चॉकलेट लेकर आता तो कभी खिलौने। अक्सर वो उसे अपने साथ बाहर खेलने के लिए भी लेकर जाया करता था। जब रिया वापस आती तो बहुत खुश दिखाई देती थी। अब रिया भी आहिस्ता आहिस्ता सचिन के साथ घुल मिल गई थी। उसे बाबा कहने लगी थी। सचिन भी उसका बहुत ख्याल रखता था और ये सब देखकर मेरी फिक्र और परेशानी खत्म हो गई थी, क्योंकि मुझे और मेरी बेटी को एक सुरक्षित छत मिल गई थी। वो आदमी जो मेरा पति बना था, वो मेरी बेटी का भी बहुत ख्याल रखता था। और एक तरफ मेरे सगे भाई थे जो मुझे और मेरी बेटी को अपने घर में देख भी नहीं सकते थे। मेरी रिया 7 साल की थी जब सचिन हमारी जिंदगी में शामिल हुआ था। उसने रिया को बहुत अच्छे स्कूल में डाला था। उसने उसका हर तरह से ख्याल रखा हुआ था। और आज मेरी बेटी जवान हो गई थी तो उसने इच्छा जाहिर की कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। ये बात तो जैसे मैंने अपने सर पर ही सवार कर ली थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी डॉक्टर ही बने। मैंने ये बात सचिन से भी की थी। वो कहने लगा, तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानूं और मेरा काम। मैं बोली, सचिन डॉक्टर की पढ़ाई बहुत महंगी होती है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, फिर हम क्या करेंगे। सचिन कहने लगा, तुम मुझे कसम खाकर बताओ कि आज तक मैंने तुम्हें कभी पैसों की कमी होने दी है। मैंने तुम्हें किसी चीज़ के लिए कभी परेशान किया है, कभी किसी चीज़ के लिए तरसाया है? मैंने नहीं में सर हिला दिया और बोली, सचिन आपने तो हमारा बहुत ख्याल रखा है, आपने हमें हर चीज़ दी है। तो सचिन के आने लगा, फिर फिक्र किस बात की है, मैं रिया को ज़रूर डॉक्टर बनाऊंगा। फिर सचिन ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। मुझे नहीं पता था कि उसने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से किया था, उसके पास पैसे कहाँ से आए थे। उसने रिया के सारे खर्चे बर्दाश्त किए थे और आज मैं ये बात गर्व से कह सकती हूँ कि मेरी बेटी मेरे पति की वजह से डॉक्टर बन गई है। वो एक बहुत बड़े अस्पताल में रोज जाने लगी है। उन दिनों मेरे और सचिन के तो कदम ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। अब मुझे लगता था कि अब जिंदगी में मुझे हर चीज मिल गई है, अब मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मगर नहीं पता था कि आने वाला पल हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। और यही हुआ। शाम में चारपाई पर बैठी सब्जी काट रही थी जब आलिया मेरे पास आकर बैठ गई और रिया कहने लगी, माँ मेरी जिंदगी में एक कमी रह गई है, वो आपने और बाबा ने कभी पूरी नहीं की। रिया का शिकवा सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी। मैं बोली, बेटी मैंने और तुम्हारे बाबा ने अपनी पूरी कोशिश की है कि तुम्हारे लिए हर चीज़ का इंतज़ाम करें, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करें। तुम हमें बताओ कि तुम्हें ऐसी कौन सी चीज़ चाहिए थी जो हम तुम्हें दिला नहीं सके। रिया कहने लगी, माँ मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरा कोई बहन या भाई होता, मगर मेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सके। अब मैं हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरा कोई बहन या भाई इस दुनिया में ले आए। मैं तो रिया की बात सुनकर हंसने लगी थी। मैं बोली, क्या हो गया है तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? अब तो मेरी नानी बनने की उम्र है और तुम मुझे माँ बनाना चाहती हो। रिया कहने लगी, माँ जो भी हो जाए मुझे मेरा बहन या भाई चाहिए ही चाहिए। मैं बोली, चल पगली मेरा दिमाग ना चाट, मैं तो तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढ रही हूँ। अब तुम बच्चों को खिलाने वाले शौक अपने घर जाकर ही पूरे करना। इतना कहकर मैं उठकर किचन में आ गई थी। मुझे लगा ये बात आई गई हो गई होगी, मगर जैसे ही मैं राहत में सोने के लिए अपने बिस्तर पर आई तो सचिन कहने लगा, तुम ही नहीं लगता कि हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी है? मैंने उसकी तरफ देखा और बोली, सचिन कैसी कमी? वो कहने लगा, देख रही हो ना रिया, जवान हो गई है, अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, वो बहकर अगले घर चली जाएगी तो तुम और मैं क्या करेंगे? हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? हम दोनों ने अपनी सारी जिंदगी रिया की परवरिश में गुजार दी और हमें एहसास तक नहीं हुआ कि हमें अपनी औलाद भी चाहिए। अब मैं सोचता हूँ तो दिल परेशान हो जाता है कि हमने अपनी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। मैं औलाद चाहता हूँ। मैं हैरान रह गई थी। मेरे पति ने तो आज से पहले ये बात कभी भी नहीं की थी। मैं बोली, सचिन अब मैं बच्चे कहाँ से संभाल सकती हूँ, मेरी उम्र देखो ज्यादा हो गई है। वो कहने लगा, मुझे सच में औलाद की ज़रूरत है, अगर तुम औलाद नहीं दे सकती तो तुम मुझे छोड़ दो, बोलो मंजूर है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, सचिन क्या तुमने अपने लिए कोई लड़की ढूंढ रखी है? वो कहने लगा, नहीं, मैंने अभी तक तो अपने लिए कोई रिश्ता तलाश नहीं किया और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे औलाद दे दोगी तो मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा।
मेरा और सचिन का बहुत अच्छा वक्त गुजरा था। वो एक अच्छा हमसफ़र था। मैं उसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती थी। अब मुझे भी औलाद के बारे में सोचना पड़ रहा था। मेरी बेटी डॉक्टर बन चुकी थी तो मैंने उसी से मदद लेने का सोचा था। जैसे ही सुबह रिया नाश्ते पर आई, मैं उसे कहने लगी, रिया, कल तुम मुझसे कह रही थी कि तुम्हें बहन की ज़रूरत है तो तुमने ये बात कैसे कह दी? क्या तुम्हें मेरी उम्र का एहसास नहीं है? इस उम्र में हम लोग बच्चे कैसे जन सकते हैं? रिया कहने लगी, माँ, आप इस चीज़ की बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। मैं जिस डॉक्टर के साथ काम करती हूँ, उनका 30 साल का तजुर्बा है। उसके पास एक ऐसी गोली है जिसे खाती औरत प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर आप चाहती हैं कि औलाद हो जाए तो मुझे बताएगा, मैं अपने डॉक्टर से गोली ले आऊँगी। मेरे सर हिला दिया और कहा कि हाँ रिया, तू मेरे लिए वो गोली ले आना और उसे खाने का तरीका भी पूछ लेना। वह बहुत खुश हो गई थी। उसने उठकर मुझे गले लगा लिया था और कहने लगी, माँ, आप इस चीज़ की तो फिक्र ही ना करें। रिया घर से चली गई तो मैं सोचने लगी, क्या मैं अब इस उम्र में बच्चे पैदा करती अच्छी लगेंगी? मगर क्या करती? मेरी भी मजबूरी थी। मैं अपना घर उजाड़ना नहीं चाहती थी। मैं अपने पति को गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं औलाद पैदा करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। रात में रिया मेरे लिए वो गोली ले आई थी जिसका उसने मुझे बताया था। वो कहने लगी, माँ, ये गोली आपको रात में खाकर सोना है, इसके बाद आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। मैंने हामी भर ली थी और उसके सामने ही वो गोली निगल ली थी। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे नींद आने लगी और सर चकराने लगा था। मैं बोली, मुझे तो नींद आ रही है, ये कैसी गोली है? वो कहने लगी, जी माँ, इस गोली से नींद ही आती है, मगर आप फिक्र ना करें। अगर आपको औलाद चाहिए तो थोड़ी सी तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। मैंने भी सोचा कि हाँ, बात तो ठीक है। खैर, अब मैं वो गोली रोज़ खाने लगी थी। हर रात मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाया करती थी। सुबह उठती तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था। जिस्म टूटा टूटा हुआ सा लगता था। कपड़ों पर भी गंध के निशान होते थे। मैंने रिया से कहा, मेरे कपड़ों पर कुछ निशान है? वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगी और बोली, आपका क्या मतलब है? ये निशान उस गोली की वजह से लगे हैं। उसने मेरी तरफ ऐसी नज़रों से देखा था जैसे वह कह रही हो, माँ तो दीवानी हो गई है। मैंने जल्दी से सर झटक दिया और बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं परेशान हो गई थी, बस इसलिए पूछ रही हूँ। वो कहने लगी, माँ, मुझे नहीं पता, आप ये बात बाबा से पूछे, क्योंकि मैं तो अपने कमरे में सोई हुई होती हूँ। मैंने इस बारे में सचिन से भी बात की थी। मैं कहने लगी, सचिन, मैं रात में जल्दी सो जाती हूँ तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होती? पहले तो मैं आपको चाय बनाकर दे देती थी, मगर आजकल तो मैं बहुत जल्द ही सो जाती हूँ। सचिन कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी औलाद के लिए चाय की कुर्बानी तो दे ही सकता हूँ। तुम जल्दी सो जाती हो तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मैं बोली, सचिन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। वो कहने लगा, आहा, कहो। मैं बोली, सुबह जब मैं नींद से जागती हूँ तो मेरे कपड़ों पर गंध सी लगी होती है। तुम्हें वजह पता है? इसकी सचिन हंसने लगा था। वह कहने लगा, जैसे ही तुम सोती हो, तुम्हारे बाद 10 मिनट बाद मैं भी सो जाता हूँ, क्योंकि पहले तो तुम मुझे चाय बनाकर देती थीं। अब तो कोई चाय बनाने वाला भी नहीं होता, इसलिए मुझे भी जल्दी नींद आ जाती है। मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारे कपड़ों पर क्या लगा होता है और कैसे लगता है सचिन की बात। यह सुनकर मैंने सोचा कि मुझे बिना वजह परेशान नहीं होना चाहिए। ये बस मेरा वहन ही होगा, इसलिए मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था। अब मुझे सचिन की फिक्र रहने लगी थी। मैंने सचिन से कहा कि रिया अब जवान हो गई है, हमें इसकी शादी का कोई इंतज़ाम करना चाहिए। वह कहने लगा, हाँ, क्यों नहीं, तुम किसी रिश्ते करवाने वाली से बात करो और उसे कहो कि हमारी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढो। मुझे सचिन की बात अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने फ़ौरन रिश्ते करवाने वाली से बात की थी और उसे कहा था कि मेरी बेटी के लिए एक सही सा रिश्ता ढूंढ दो। वो कहने लगी, तुम तो फिक्र ही मत करो, तुम्हारी लड़की तो खूबसूरत भी है और पढ़ी लिखी भी। सबसे बड़ी बात यह है कि वो डॉक्टर है, इसके लिए तो झट से रिश्ता मिल जाएगा। मैं ये बात सुनकर संतुष्ट हो गई थी। अगले ही दिन वो औरत रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई थी। रिश्ता भी काफ़ी अच्छा था। जैसे मेरी बेटी डॉक्टर थी, वैसे ही लड़का भी डॉक्टर था। मुझे ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा कि मैं अपने पति से बात करके आपको जवाब दूंगी, और मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उस वक्त सचिन घर पर मौजूद नहीं थे। वो लोग लड़के की तस्वीरें हमें दे गए थे। मैंने रिया को लड़के की तस्वीर दिखाई तो रिया मुस्कुराकर कहने लगी, माँ, लड़का तो सही है, आगे जैसे आपकी और बाबा की मर्जी।
मैं उसकी तरफ से अच्छा जवाब पाकर खुश हो गई थी। अब मुझे सचिन की वापसी की फिक्र थी। मैं चाहती थी कि वो घर वापस आए ताकि मैं उसे लड़के की तस्वीर दिखा सकूं। सचिन जब घर आया तो मैंने उससे कहा कि देखो, हमारी बेटी के लिए डॉक्टर का रिश्ता आया है। तुम्हें कैसा लगा? लड़का सचिन ने तस्वीर देखी तो वो कुछ बुझ सा गया था। वो कहने लगा, लड़का तो ठीक है, पहले तुम रिया से पूछ लो। मैं बोली, रिया को भी ये लड़का अच्छा लगा है। मेरी बात सुनकर सचिन के चेहरे के रंग उड़ गए थे। वो कहने लगा, अच्छा, माँ बेटी ने रिश्ता पसंद करके मुझे बता दिया है। ये भी बड़ा एहसान है, नहीं तो तुम्हें तो चाहिए था कि रिया को विदा करके ही मुझे बताती कि मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी है। मैं बोली, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे सलाह लिए बगैर कोई भी कदम नहीं उठा सकती। मैंने तो लड़के वालों से भी यही कहा है कि मैं अभी कोई जवाब नहीं दे सकती, पहले अपने पति से बात करूंगी। सचिन ने नहीं, मैं सर हिलाया और कहने लगा, बस बस रहने दो, तुम लोगों ने जो करना था वो कर लिया है। इतना कहकर वो उठकर अपने कमरे में चला गया था। मैंने रिया को आंखों में इशारा किया कि जाकर अपने बाप को मना कर। पता नहीं क्यों उसे ये छोटी सी बात इतनी बुरी लग गई है। रिया भी सचिन के पीछे ही कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद ही अंदर से कुंडी लगने की आवाज़ आई। मैं हैरान रह गई थी कि ये कुंडी क्यों लगा रही है। फिर मैंने सोचा कि शायद रिया अपने बाबा को मना रही होगी। रिया काफ़ी देर बाद कमरे से बाहर निकली तो उसकी आंखों में आंसू थे। तुम्हारे बाबा मान गए क्या? तो उसने नहीं में सर हिलाया और कहने लगी, माँ, मुझे नहीं करनी शादी। मुझे सचिन पर बहुत गुस्सा आया था कि उसने ना जाने रिया से क्या उल्टा सीधा कह दिया है। जो बच्ची रो रही है और शादी भी करने से मना कर रही है। मैंने सोचा कि अभी इस बात को छोड़ देती हूँ, फिर बाद में सचिन से बात करूंगी। खैर, रात के वक्त मैंने सचिन से कहा कि तुमने रिया से क्या कहा है? वो रिश्ता करने से ही मना कर रही है। सचिन का रंग उड़सा गया था। वो कहने लगा, मैंने क्या कहना था उसे? मैंने तो बस उसे यही कहा कि तुम माँ बेटी ने पहले ही रिश्ता पसंद कर लिया है। मुझे तो बताया भी नहीं। मैं चुप कर गई थी। मैं सुबह जब रिया के पास आई तो रिया अस्पताल जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। मैं बोली, रिया, मुझे आज लड़के वालों को फ़ोन करना है। मैं हाँ कर दूंगी। रिया ने नहीं, मैं सर हिला दिया था। मैं बोली, आखिर ऐसा भी क्या हो गया है कि तुम इस रिश्ते से ही फिर गई हो? तो वो कहने लगी, माँ, मैं शादी करने के काबिल ही नहीं हूँ। ये बात सुनकर तो मुझे जोर का झटका लगा था। मैं बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम क्या बक रही हो? रिया कहने लगी, माँ, मैंने जो कहा है बस उसी पर ध्यान दीजिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। वो इतना कहकर चली गई थी और मुझे उदासी ने घेर लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। कभी इस रिश्ते से मना नहीं किया था। अब मुझे उन लोगों के हर दिन फ़ोन आते थे। वो जवाब मांगते और मैं उन्हें टाल देती थी। मैं रिया को मनाना चाहती थी, मगर रिया तो मेरे साथ बात करने को भी तैयार नहीं थी। वो हर वक्त खोई खोई सी रहती। जब मैं उससे वजह पूछती, वो मुझे नज़रअंदाज कर देती। रिया अब अपने बाबा के साथ ज़्यादा अटैच हो गई थी। मुझसे उसने बहुत दूरी अपना ली थी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तो रात को वो गोली खाती थी, जिसकी वजह से सारा दिन भी मैं सोई रहती थी और बदन भी थकावट से चूर चूर रहता था। रिया जैसे ही अस्पताल से वापस आती तो अपने बाबा के पास जाकर बैठ जाती। वो दोनों ना जाने मुझसे छुप छुप कर क्या बातें करते रहते थे। अब मैं उदास रहने लगी थी। मैंने महसूस किया था कि रिया की भी आंखों में उदासी है, कुछ कहना चाहती है मगर वो कह नहीं पाती। मैंने सोचा कि क्या पता वो शादी के लिए फ़िक्रमंद हो, इसलिए मैंने डॉक्टर वाले रिश्ते से मना करके दूसरा रिश्ता घर पर बुला लिया था और सचिन को भी पहले से ही खबरदार कर दिया था कि वो घर से ना निकले, क्योंकि आज लड़के वालों को रिया को देखने आना है। लड़के वाले हमारे घर आए तो मुझे ये रिश्ता भी सही लगा। मैंने सचिन की तरफ इशारा किया कि इस रिश्ते को ओके कर दे। तभी सचिन लड़के वालों से उलटे सीधे सवाल करने लगा। वो कहने लगा, लड़का कितने पैसे कमाता है और लड़के का बाप कितना कमाता है? लड़के की शादीशुदा बहनें ज़्यादा दिनों के लिए तो माँ बाप के घर रहने नहीं आती। ये बातें सुनकर लड़के की माँ ने हैरानी से सचिन को देखा और फिर कहने लगी, आपसे मिलकर अच्छा लगा, फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर वो कुछ भी खाए पिए बगैर ही हमारे घर से चले गए थे। मैंने खा जाने वाली निगाहों से सचिन को देखा था और बोली, ये भी भला कोई सवाल थे करने वाले? तुमने ये सब बातें उनसे क्यों पूछी? सचिन कहने लगा, हमारी बेटी लाखों में एक है। मुझे यूं ही किसी राह चलते से उसकी शादी नहीं करनी। मुझे अच्छी तरह छानबीन करनी है, अपनी तसल्ली करनी है,
फिर उसकी शादी करूंगा। मैंने तो अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लिया था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। यूं ही 2-3 बार और भी रिया के रिश्ते आए थे, मगर सचिन ने कोई न कोई बहाना ढूंढकर रिश्ता वापस कर दिया था। अब मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा था। मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं अपने पूरे होश में रहूंगी। ये तभी मुमकिन था जब मैं रिया की दी हुई गोलियां ना खाई थीं। इसलिए आज रात मैंने वो गोली नहीं खाई थी। खैर, आज भी मुझे वक्त पर ही नींद आ गई थी, मगर आंधी रात को मेरी आंख किसी के बोलने की आवाज़ से खुली थी। ये आवाज़ किसी और की नहीं, बल्कि सचिन की थी। वो कह रहा था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। तुम विश्वास करो, मैंने एक विधवा औरत से शादी तो कर ली थी, मगर मुझे उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ना औलाद, ना ही सुकून शायद। मैं यूं ही अपनी बेरंग जिंदगी गुजार भी लेता अगर मुझे इस बात का अंदाज़ा ना होता कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मैंने एक विधवा औरत से शादी की थी। शायद इस चीज़ का बदला भगवान ने मुझे तुम्हारे रूप में दिया है। देखो, तुम जवान भी हो और खूबसूरत भी, और फिर तुम मुझे कितनी आसानी से मिल गई हो। मैं ऊपर वाले का जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है। ये बातें सुनकर तो मैं थर थर कांपने लगी थी। मेरा पति सचिन आखिर किससे इजहार मोहब्बत कर रहा था? कमरे में पूरी तरह अंधेरा था, इसलिए मैं कुछ देख नहीं पाई थी। मैंने हिम्मत जुटाई और उठकर कमरे की लाइट जला दी। देखकर तो मेरी जान ही निकल गई कि सचिन के साथ हमारी पड़ोसन की बेटी बैठी हुई थी। मैं एक कदम से फट पड़ी थी और बोली, ये सब क्या है सचिन? सचिन ने मुझे जागता देखा तो वो घबरा गया। वो कहने लगा, आज रात तुमने वो गोली नहीं खाई क्या? मैंने आगे बढ़कर सचिन के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था और बोली, ये सब क्या है? ये क्या ड्रामा है? सचिन, सचिन कहने लगा, ड्रामा तो तुम हो। तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं तुम्हें अभी तलाक देकर इस घर से निकाल देता हूँ। सचिन ने बहुत आसानी से मुझे तलाक के कागजात थमाकर बरसों का रिश्ता तोड़ लिया था। मैं लूटी पीटी सी रिया के कमरे में गई और कहने लगी, आलिया चलो इस घर से, तुम्हारे बाबा ने मुझे तलाक दे दी है। रिया कहने लगी, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। सुनकर हैरान रह गई थी और बोली, रिया तुम अपनी माँ को छोड़ रही हो? तो वो कहने लगी, आप जैसी औरत को मैं तो माँ भी कहना पसंद नहीं करती। मुझे सब पता है आपने किस तरह से मेरे बाबा को जहर देकर कत्ल किया था। ये बात सुनकर तो मैं थर थर कांपने लगी थी और बोली, रिया तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम अपनी माँ पर कैसे लगा सकती हो? वो कहने लगी, मैं आप पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मुझे ये सब बातें बाबा ने बताई है। याद है जिस दिन मेरे लिए उस डॉक्टर लड़के का रिश्ता आया था और मैं बाबा को मनाने के लिए उनके कमरे में गई थी, तब बाबा ने अंदर से कुंडी लगाकर मुझे सारी बातें बता दी थीं। वह कह रहे थे कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाला हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे असली बाप को जहर देकर मार दिया था, क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहती थी। अब तुम इस लड़के से शादी कर लो, मगर ये ना हो कि तुम किसी और को पसंद कर लो और फिर अपनी माँ की तरह इस डॉक्टर लड़के को जहर देकर मार दो। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए। मैं तो शादी के काबिल ही नहीं थी। अगर मैं भी अपनी माँ की तरह ही निकलती तो क्या होता? मैं आपकी तरह कातिल नहीं बनना चाहती, इसलिए मैंने शादी से मना कर दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और कसम खा खा कर रिया को यकीन दिलाने लगी थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो सचिन को जानती भी नहीं थी। बाबा ने ही मेरा ये रिश्ता ढूंढा था और उन्होंने ही मेरी शादी करवाई थी। मैंने बहुत मुश्किल से रिया को अपने साथ चलने पर तैयार किया था। मैं अपने भाइयों के घर आ गई थी। मुझे देखकर मेरी भाभी ने माथे पर बल डाल लिए थे। वह कहने लगी, अब क्या करने आई हो? हमारे हिस्से की तो सारी जमीन हड़प कर गई हो। मेरी बात सुनकर हैरान रह गई और बोली, ये आप क्या कह रही है? भाभी कहने लगी, ज्यादा भोली मत बनो। हमें सब पता है कि जब तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी सचिन के साथ की थी, तब अपनी आंधी जायदाद उन्होंने सचिन के नाम पर की थी। अब मैं सारा किस्सा समझ गई थी। सचिन ने शायद मुझसे शादी भी इसलिए ही की थी क्योंकि उसे बाबा ने जमीन और जायदाद दी थी। उसने सचिन को पढ़ाई लिखाई भी उन्हीं पैसों से था। सचिन ने मुझे बताया कि वो गोली जो मैं हर रात में खाती थी, वो रिया अपने डॉक्टर से लेकर नहीं आई थी, बल्कि वो भी सचिन ने रिया को दी थी, ये कहकर कि मुझे अपना वारिस चाहिए। तुम्हारी माँ तो तुम्हें अपने साथ लेकर आई थी, इसलिए उसने मेरा बच्चा पैदा नहीं किया।
ये बात सुनकर रिया का दिल टूट गया था, इसलिए उसने सचिन की इच्छा को अपनी इच्छा बनाकर मेरे सामने पेश की थी, ताकि मैं मना न कर सकूं। इस सब के पीछे सचिन की ही प्लानिंग थी। उसने मोहल्ले की एक जवान लड़की से छुपकर मोहब्बत कर ली थी। वो मुझे ऐसी गोली खिला रहा था कि मैं जल्द से जल्द बिस्तर पर पड़ जाऊं और फिर वो खुल्लम खुला अपनी शादी कर सके। और जहां तक रिया की शादी की बात थी, तो वो रिया की भी शादी इसीलिए नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि अब घर में बैठकर खाना चाहता था। उसकी प्लानिंग थी कि रिया कमाएगी और वो बैठकर खाएगा। अब मुझे और रिया को उसकी हकीकत पता चल चुकी थी कि हम माँ बेटी ने कितने साल एक धोखेबाज व्यक्ति के साथ गुजार दिए और हमें उसके धोखे का पता भी नहीं चला। ऊपर वाले का धन्यवाद है कि उसने मेरा नुकसान होने से पहले ही मुझे अंकित की असलियत दिखा दी थी। मैंने कानूनी कार्रवाई करके अपनी जायदाद वापस ले ली है। मैंने और रिया ने अलग घर ले लिया है। अब हम सुकून से रहते हैं। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।